गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन। जय हिंद। राधे राधे। आज कुछ बच्चे ज्यादा हैं क्या? ये अचानक घटते बढ़ते हैं। जिन बच्चों का 3:30 बजे तक ऑप्शनल चलता है वो हाथ उठाएं। 3:30 बजे खत्म हो जाता है आप लोगों का। अगर हम लोग 3:30 से क्लास रखें और 3:35 से शुरू करें तो एडजस्टेबल है? जिन्हें परेशानी होगी वो हाथ उठा दें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हम लोग 3:45 में क्लास शुरू कर सकते हैं? शंकर जी, बच्चे तो आते रहेंगे 10 मिनट तक, कैसे होगा? क्लास शुरू किया जाए। समाज के अति संवेदनशील वर्ग के साथ न्याय कैसे हो भाई? तो उनके लिए सरकार कुछ विशेष प्रयास करे। और सरकार क्या क्या विशेष प्रयास करती है? संविधान में, कानून द्वारा, निकाय, संस्था, योजनाओं द्वारा, यही सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। इन कमजोर वर्गों के लिए क्या कमजोर पक्ष है? अति संवेदनशील वर्ग है तो अति संवेदनशीलता का क्या स्वरूप है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले अल्पसंख्यक हम लोगों ने देख लिया कि भारतीय समाज का वह एक ऐसा तबका है जिसके प्रति विशेष ध्यान राज्य को रखना पड़ेगा, तभी सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। फिर जनजाति हम लोगों ने पढ़ा, यह भी एक पिछड़ा समुदाय है, कमजोर समुदाय है शुरू से। क्या कमजोरी रही है, क्यों कमजोरी रही है, क्या इनकी समस्याएं हैं, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा। आवाज ज्यादा हो रहा बच्चा, आवाज कम कीजिए। मैं ये मेरे हाथ में है, मैं यहां कर देता हूं तो तेज होता है, यहां कर देता हूं तो धीमा हो जाता है। तो आप एवरेज बनाकर छोड़ दीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप ही के एक हमारे मित्र शिक्षक हैं, उनके क्लास में पत्ता भी नहीं कड़कड़ाता है। और वो कहते हैं मैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम को थोड़ा धीमा कर दीजिए तो बच्चा सांस भी नहीं खींचेगा कि कहीं छूट ना जाए। तो उसका तरीका पता है। ज्यादा बोलने पर ज्यादा जोर से होती है आवाज, तो थोड़ा सा बच्चे भी कंफर्ट जोन में रहते हैं। आवाज धीमी आने लगे तो ऐसे ही सावधान रहोगे कि कहीं छूट ना जाए। कोई अगल बगल बोला तो डर हो गया कि कहीं छूट ना जाए। तो सर ने क्या कहा था, हम ऐसे लगा के सुनोगे। तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम रहने दिया जाए, ठीक है। हम लोगों का तीसरा टॉपिक है आज का वृद्ध। वृद्धों पे एक क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी में पूछा गया है, मैंने पढ़ाया था, वृद्धों पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। और यहां पर भी एक थोड़ा सा हट के संदर्भ में, योजनाओं के संदर्भ में प्रश्न बना है। लेकिन यह एक कमजोर तबका है, सरकार इनके लिए आजकल ढेर सारा प्रयास कर रही है, सरकार गंभीर है। इसलिए हम लोग एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वल्नरेबल सेक्शन, भारत का अति संवेदनशील वर्ग वृद्ध। लिख लिया आपने? जो डायमेंशन हम लोग देखेंगे वो डायमेंशन है, ये सब इसी बैच के बच्चे हैं, कुछ बढ़ गए या यही है? नीचे सीट ज्यादा है या ऊपर सीट ज्यादा है? मैनेजमेंट सीट ऊपर ज्यादा है या नीचे? ऊपर ज्यादा सीट है, यानी आज बच्चे ज्यादा है? कौन वाली? आज होगी ना? हाँ, तो आज आज मेरे लिए एक ही क्लास का ऑप्शन बचेगा। और हम लोग दोनों बीएचयू वाले हैं, मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूं और राजेश जी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं। क्या हुआ? अर्थ एवं स्वरूप का मतलब है वृद्ध का अर्थ एवं स्वरूप। भारत में वृद्धों की समस्या, भारत में वृद्धों की समस्या के कारण कर दो। भारत में वृद्धों की समस्या समाधान हेतु उपाय, समीक्षा एवं सुझाव।
अन्य समकालीन मुद्दे। देख लिया आपने। अलग अलग देशों में वृद्ध का परिभाषा अलग अलग है, बट मोटे तौर पर हम लोगों को पता है कि वह आयु वर्ग जहां व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, काफी हद तक अक्षम हो जाता है और बेचारा बन जाता है ना, उन्हीं को वृद्ध कहते हैं। अब यह जहां आयु प्रत्याशा बहुत ज्यादा है वहां 70 वर्ष तक लोग जवान रहते हैं, और जहां आयु प्रत्याशा कम है वहां 50 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो अलग अलग कंट्री के स्वास्थ्य स्तर के हिसाब से वृद्धों की परिभाषा अलग अलग होगी, बट इंडिया में हम लोग 60 प्लस आयु वर्ग को ही वृद्ध मानते हैं। यूरोपीय देशों में 65 प्लस को वृद्ध माना जाता है, हमारे यहाँ 60 प्लस आयु वर्ग को वृद्ध माना जाता है। और वृद्ध भी एक बेचारा समुदाय है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश रहा है और हमारे यहाँ पूरे जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात कम रहा है। 1991 में कुल जनसंख्या का 5% आबादी वृद्ध थी, 2001 में ये बढ़कर के 7.5% हुई और 2011 में ये 8 या 8.5% हो गई है। बट अनुमान किया जा रहा है कि 2050 तक ये आबादी बढ़कर के 20% हो जाएगी। और किसी भी देश की जनसंख्या संरचना में वृद्धों का अनुपात 20% होना कुछ संदर्भों में तो अच्छा है, क्योंकि ये विकसित देशों का लक्षण है। विकसित देशों में वृद्धों का अनुपात ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ चिकित्सा सुविधाओं का विकास होता है, मृत्यु दर कम होती है, आयु प्रत्याशा उच्च होती है। तो जो एक बार पैदा ले लिया उसको मरने नहीं दिया जाता है, तो 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल वो जिंदा रहता है। और ये अच्छा साइन है कि भाई देश विकसित है, यहाँ जल्दी कोई नहीं मरता है, अधिक आयु वर्ग तक लोग जिंदा रहते हैं। और ऐसे देश में वृद्धों का अनुपात कुल जनसंख्या में ज्यादा होता है। और खास करके जब लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हो जाती है, जब लोग नियोजित परिवार के पक्ष में सोचने लगते हैं, 2 बच्चे बहुत अच्छे के पक्ष में सोचने लगते हैं, वहां जन्म दर भी कम हो जाती है। और जब जन्म दर कम हो जाती है तो 0 से 14 आयु वर्ग के लोगों का अनुपात भी कम हो जाता है। तो 0 से 14 आयु वर्ग के लोगों का अनुपात कम होगा, समय बीतने के साथ ये अनुपात निरंतर कम होता जाएगा। 0 से 14 वाले 15 से 59 वाले में प्रवेश करते चले जाएंगे और धीरे धीरे 15 से 59 वाला अनुपात भी कम होता चला जाएगा। 0 से 14 वाला बहुत कम होगा, 15 से 59 वाला धीरे धीरे कम होगा और 60 प्लस वाला बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी तो हर साल 1 साल बूढ़ा होगा ही ना, 1 साल बड़ा होगा, लेकिन 60 साल बाद अब धीरे धीरे मरना चाहिए, लेकिन यदि वो मरेगा नहीं तो स्टोर होता चला जाएगा और जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात बढ़ जाएगा। शुरुआती समय में 0 से 14 का भी थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा होता है, और ऊपर वाला अनुपात बढ़ता है। बट कालांतर में ऊपर वाला अनुपात तो बढ़ता है लेकिन नीचे वाला बहुत कम हो जाता है, इसलिए कंपनसेट हो जाता है। और 0 से 14 और 60 प्लस वाले को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है, क्योंकि ये जनसंख्या कमाती नहीं है, ये जनसंख्या परिवार पर या राष्ट्र पर डिपेंडेंट होती है। 15 से 59 वाले ही कमाने वाले होते हैं, इसलिए इनको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। यही जनांकिकीय लाभांश को संभव बनाते हैं और ये आर्थिक विकास में योगदान भी देते हैं। लेकिन अगर देश में निर्भरशील जनसंख्या बढ़ जाएगी तो इसका आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पड़ता है। भारत में आने वाले समय में वृद्धों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वृद्धों के लिए चिंता करना जरूरी है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो कई तरह की समस्याओं का शिकार हो जाता है। एक तो शरीर लाचार हो जाता है, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता है, सारे शरीर के मशीन धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। और जब शरीर कमजोर होता है तो बीमारी भी अटैक करना शुरू करता है, इसलिए रोग भी उनमें बढ़ता चला जाता है। और धीरे धीरे उम्र के साथ मानसिक स्थिति पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। कमा नहीं सकता है तो आर्थिक रूप से वो पर निर्भर हो जाता है, दूसरे पर निर्भर हो जाता है। खाना में खर्च बढ़ जाता है, ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में उनका खर्च बढ़ जाता है। और ये खर्च अभिभावकों को वहन करना पड़ता है, बच्चों को वहन करना पड़ता है, और बच्चे थकने लगते, परेशान होने लगते, खर्च वहन करने में थोड़ा सा उपेक्षा करने लगते हैं, और यहीं से वृद्धों की स्थिति बेचारा बन जाती है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी वो पर निर्भर हो गया, शारीरिक रूप से भी वो पर निर्भर हो गया, बीमारी भी बढ़ गई, बीमारी में खर्च भी बढ़ गया, और धीरे धीरे यही उसको उपेक्षा का शिकार बना देती। और वहां जहां परिवर्तन की गति बहुत तेज है, खास करके 1991 में वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप परिवर्तन की गति बहुत तेज हुई थी, तो जहां परिवर्तन की गति बहुत तेज होगी वहां नया जनरेशन और वृद्धों की सोच में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, उसका संदर्भ यही था कि वैश्वीकरण का भारतीय वृद्धों पर क्या प्रभाव पड़ा। जहां परिवर्तन की गति बहुत तेज होगी वहां नए जनरेशन का सोच
और पुराने जनरेशन के सोच में इतना ज्यादा गैप होगा कि इसको जनरेशन गैप कहा जाता है। विचार मैच नहीं करेंगे। मानव स्वभाव है कि आपकी बात यदि कोई नहीं मानता है तो आपको तनाव उत्पन्न होता है। आप दिमाग से उस तनाव को खत्म कर सकते हो तब जब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की क्षमता है। आपका टॉपिक है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, तब तो आप तनाव को खत्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो तनाव आपको परेशान करेगी और वही तनाव क्रोध में तब्दील होती है। बुढ़ा क्रोधित होने लगता है, नया जनरेशन वैल्यू देना बंद कर देता है। ये क्रोध और तनाव भी बीमारी का कारण बनता चला जाता है और फिर धीरे धीरे नया जनरेशन उनकी बातों को नहीं सुनता, उनको वैल्यू देना बंद कर देता है, उनकी उपेक्षा करना बंद कर देता है। कहा जाता है परंपरागत समाज में वृद्धों का स्टेटस ऊंचा होता था, आधुनिक समाज में युवाओं का स्टेटस ऊंचा होता। पहले वृद्धों की लोग बात मानते थे, एक अदब था, एक डर था। गांव में वृद्ध होते थे तो ग्राम पंचायत में वही पंच परमेश्वर भी होते थे, सारे लोग उनके निर्णयों को मानते भी थे और घर में भी वृद्धों की बात सब लोग मानते थे। यंग जो जनरेशन था वो भी वृद्धों की बात मानता था, बच्चा तो मानेगा ही मानेगा, वृद्धों ने निर्णय ले लिया तो कोई काट नहीं सकता है। आज यंग जो निर्णय लेता है वृद्ध बेचारा होकर के उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। घर में गांव में शादी है, देहात का माहौल है, गांव है, वृद्ध नहीं चाहता है कि नया नया नौटंकी लोग करे, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि ये नौटंकी हो। गेंदा का फूल ही सही, स्टेज बनाएंगे, जयमाल कराएंगे। फैशन है भाई, शादी में दुल्हा बने और जयमाल नहीं हुआ तो कितने शर्म की बात है। जब जयमाल हो रहा होता है गांव में और कभी आपको मौका मिले उस जयमाल में भाग लेने का तो जनरली युवा आगे होते हैं, हुटिंग करते हैं, लड़के को गोद में ऊपर उठा लेते हैं ताकि लड़की का माला ना पहुंचे, आदि आदि आदि। बस थोड़ा सा आप उस भीड़ से निकल जाओ और पीछे जाकर 5 मिनट खड़े हो जाओ। अगल बगल सबसे पीछे में 2-4-10 वृद्ध खड़े होते हैं और भरपेट गाली दे रहे होते हैं। ये सच्चाई है, भरपेट वो गाली दे रहे होते हैं इस नए जनरेशन के सोच पर, इस नए जनरेशन के तौर तरीके पर, इस नए जनरेशन के फैशन पर। वो गाली दे रहे होते हैं लेकिन लाचार है, क्या कर सकते हैं। मेरी शादी में मेरी बारात गांव से गई, शहर में गई, ढेर सारे गांव के बाराती थे, शहर में जाकर के बारात गई। स्वाभाविक सी बात है कि भाई जहां जाएंगे उनके अनुसार करना होगा। उन्होंने जयमाल का सिस्टम रखा था, जयमाल हुआ, लेकिन फिर भी काफी समय बीत चुका, उस समय थोड़ा कम था प्रचलन। हम भी दुल्हन लेके वापस गांव आए और गांव में मुंह दिखाई का एक रस्म होता है। तो मेरी माता जी ने, मेरे घर के बुजुर्गों ने, हमारे जो चाचा जी थे पटीदार में बुजुर्ग थे, उनको और 2-3 और बुजुर्ग थे एक जगह बैठे हुए थे, उनको निमंत्रण गया कि चलिए मुंह दिखाई है। तो दोनों तीनों चारों ने भरपेट गाली दिया कि काहे का मुंह दिखाई, जाके ससुरा सारे गांव को दिखा दिया। समझ में आ रहा ना? क्योंकि पहले दुल्हन को लोग नहीं दिखाते थे, लंबा चौड़ा घूंघट में वो गांव में आती थी, मुंह दिखाई का रस्म होता था। और जो दादी अगर बगल में बैठ गई मुंह दिखाने वाली तो मुंह नहीं, केवल ललाट दिखा के ही भेज देती थी। पूरा मुंह तो बहुत मुश्किल की चीज है और ध्यान रखा जाता था कि कौन मुंह दिखाई में क्या पैसा दे रहा है। वह बहू की कमाई का भी एक अच्छा खासा माध्यम होता था। तो नया जनरेशन और पुराने जनरेशन की सोच बदली है। नया जनरेशन अब पुराने जनरेशन को अब वो सम्मान नहीं दे रहा है, अपनी ही बातों को सही साबित कर रहा है, सही कह रहा है और अपनी ही बातों के अनुसार बुजुर्गों को भी चलने को विवश कर रहा है। अब उसी बुजुर्ग की इज्जत बची हुई है जो नए जनरेशन के अनुसार अपने को ढाल चुके हैं। और ये सही भी है, ये सही भी है बच्चा, क्योंकि बुजुर्गों को नए जनरेशन के अनुसार अपने को ढालना चाहिए, तभी बुढ़ापा सुखमय रहेगा। अन्यथा गाली गलौज का सामना, उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा। हमारे परंपरागत भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था था और 3 आश्रमों की चर्चा की गई है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और एक चौथा आश्रम है वानप्रस्थ, जो मूलतः आश्रम व्यवस्था का पाठ नहीं है और संन्यास आश्रम की तैयारी के लिए उसको बनाया गया है। गुरु का प्रारंभिक वर्ष अध्ययन अध्यापन का वर्ष होना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने महसूस किया कि सबसे जटिल काम है अध्ययन अध्यापन। बच्चा जो आता है उसका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, इस समय अगर उसे पढ़ाया जाएगा तो ज्ञान को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करेगा। तो शुरू में वो पढ़े, पढ़ने के बाद जब 24-25 साल का हो जाए तो शादी करे, कमाए, बच्चा पैदा करे, बच्चे का पालन पोषण करे, उसको बड़ा करे और समाज की निरंतरता को आगे बढ़ाए। अपने जीवन के जितने भी ऋण हैं उससे उऋण होने का प्रयास करे। सभी तरह के यज्ञों को इसी गृहस्थ आश्रम में वो संपादित करे। अब वो 50 वर्ष का हो गया है, 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में रहता है, 25 साल। अब उसका बेटा भी 25 साल का हो चुका होगा। यस, अब उसका बेटा शादी करके आएगा, बेटा शादी करके आएगा। अब उसको घर छोड़ देना चाहिए और अब समाज के प्रति दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अपने प्रति और परिवार के प्रति हो गया, लेकिन हमारे ऋषियों ने महसूस किया कि तत्काल गृहस्थ आश्रम को छोड़कर यदि व्यक्ति संन्यास आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करेगा तो कहीं ना कहीं पुत्र का मोह और परिवार का माया उसको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि संन्यास आश्रम में के जो धर्म बताए गए हैं उसमें व्यक्ति घर छोड़ देता है, भिक्षाटन करता है, चारों तरफ घूमता है और घूम घूमकर अपने जीवन के अनुभवों को दुनिया को, समाज को बताता है और समाज के लिए काम करता है। मदर टेरेसा या जो भी वे लोग हैं जो समाज सेवी हैं आज के डेट में, वही संन्यास आश्रम का दायित्व था। लेकिन एक व्यक्ति समाज के प्रति डिवोटेड तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसको परिवार का मोह लगा रहेगा कि मेरा पप्पू कैसा होगा, वो कैसे कर रहा होगा। इसलिए एक ट्रांजिशनल फेज लाया गया वानप्रस्थ आश्रम कि जब आपका पुत्र पुत्रवधू लेकर आ गया तो अब आप घर को छोड़ दीजिए और घर के बाहर बैठका में आ जाइए और 25 साल तक बैठका में बिताइए। और वानप्रस्थ आश्रम में एक व्यक्ति का क्या दायित्व होना चाहिए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया। दायित्व नंबर 1,
कि आपकी भूमिका राजा की नहीं मंत्री की होनी चाहिए। ये बहुत गूढ़ बात है बच्चा, अगर गौर करोगे तो हर घर के फैमिली की कहानी यही है, और वो मिस्टेक करते हैं और परिवार में डिस्टर्बेंस होता है। राजा और मंत्री के बीच संबंधों की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि मंत्री का केवल काम सलाह देना है। मंत्री अपना निर्णय राजा पर नहीं थोप सकता, राजा अपने मन से निर्णय लेता है, मंत्री निरंतर सलाह देते रहता है, सलाह देते रहता है। राजा की मर्जी कि उसको सलाह मांगे या न माने। एक पिता की भूमिका पुत्र के लिए उस अवस्था में जब वो शादी कर चुका है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है, मंत्री की होनी चाहिए। उसके पास एक्सपीरियंस है 50 ईयर्स का, वो अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों को शेयर करे, बताए कि ये गलत है, इधर जाओगे तो गिर जाओगे। जबरदस्ती नहीं करेगा, जाने दे, जाएगा गिरेगा, कुछ भूल होगा, कुछ ठोकर खाएगा, तभी सीखेगा। आजकल के गार्जियन कहते हैं बेटा उधर मत जाना, उधर नाला है, गिर जाओगे। बेटा कहा नहीं पापा हम जाएंगे उधर, गिर गया तो फिर गार्जियन चीख पड़ेगा। बोलते थे ना नालायक कहीं के उधर मत जाओ, तुम लोग 3 दिन के लौंडे इतने होशियार हो गए हो, अपने को 30 मार का चिल्लाना शुरू करता है गार्जियन। गार्जियन को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सीखेगा तभी ना, वो ठोकर लगेगा तो सीखेगा। आपका काम है आप सलाह दीजिए, आपका काम है अपने सलाह को आरोपित मत कीजिए, उसको स्वतंत्र निर्णय लेने दीजिए। एक गार्जियन की भूमिका मंत्री की तरह होनी चाहिए। दूसरा, घर से जो भी मिले रूखा सूखा चुपचाप खा लेना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। अब आप अप्लाई करो अपने फैमिली सिस्टम पर, अप्लाई करो अपने समाज पर कि एक बुजुर्ग अगर इस तरह का व्यवहार करने लगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों के किसी की मामले में काटे नहीं, इंटरफेयर, मुस्कुरा करके अपना सलाह रख ले, बाकी उनको जैसा है करने दे। हम पराठा खाते हैं, हम ट्रेडिशनल आदमी हैं, दाल भात चोखा खाते हैं, और जैसे ही मेरा बेटा बर्गर लेके, ये सब बर्गर और पिज्जा खा के बर्बाद हो जाओगे तुम लोग, 40 किस्म की बीमारी होगी, नए नए जनरेशन क्या ये सब खाते हो नौटंकी, अरे पराठा खाओ, हम लोग देसी आदमी। बहुत से अभिभावकों का टोन और स्टाइल आप यही देखते होंगे कि वो अपनी चीजों को बेहतर बताते हुए वो अपने बच्चों पर, नए जनरेशन पर जबरन आरोपित करने का प्रयास करते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो मिले वो खा लो, कोई किंतु परंतु मत करो। बेटा मालिक हो गया है, बहू उस घर की अब मालकिन हो गई है, उसको ऑनरशिप दो, गिव हिम ऑनरशिप, उसको मालिक बनने दो, मालिक जैसा बर्ताव करने दो, आप उसका अधीनस्थ बन जाओ। बस निगाह रखो और सलाह देते रहो, निगाह रखो सलाह देते रहो। 25 साल तक ऐसा करो, 25 साल बाद 75 साल के हो जाओगे, बेटा 50 साल का हो जाएगा, उसका बेटा अब दुल्हन लेकर आएगा, तो अब आपका बेटा आएगा उस बैठके में। इज्जत बचाना है, अब बैठका छोड़ो, अब निकलो संन्यास आश्रम की तरफ। अब बताओ कि 75 के बाद, यानी उस अवस्था के बाद व्यक्ति संन्यास आश्रम में जाएगा तो फिर उसको संन्यास आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। परिवार का मोह माया उसको परेशान नहीं करेगा। उसको पता है कि अब मेरा पोता बहू लेकर आ गया है, ऑनरशिप उसको मिल चुकी है। उसको पता है कि अब मेरा बेटा 50 साल का है, अनुभव युक्त है, और बैठका में बैठ करके अपने बेटे को वो गाइड करेगा, देखेगा। अब उसको देखने वाला कोई है, अब हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ योगदान देते हैं। ये बच्चा हमारे धर्म ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था के तहत लिखा गया है, और प्रैक्टिकली सोचो तो कितना तर्कसंगत तरीके से संबंधों को प्रबंधित करने का प्रयास किया गया है। आज लोग नहीं करते हैं, तभी लात जूता खाते हैं बुजुर्ग। अगर जो बुजुर्ग आज इसके अनुसार जीने लगे उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने विषय के मैं टाटा मैग्रो हिल्स के लिए किताब लिख रहा था, टीएमएच के लिए, और शुरू में थोड़ा सा मेरा था रुझान किताब उताब पर, तो 5-6 किताबें मैंने लिखी। यूपीएससी के पहले कास्ट कन्फ्लिक्ट पे मैंने किताब लिखी है, इंटरनल टेररिज्म पे मैंने किताब 600 पेज की लगभग लिखी है। फिर इसके बाद 3 किताब के बाद मैं यूपीएससी में आ गया, तो एक अपना ऑप्शनल लिखा टाटा मैग्रो हिल से, और फिर एक पियर्सन से, पियर्सन पब्लिकेशन, दोनों पब्लिकेशन रिनोन पब्लिकेशन है, दोनों से लिखा। बट फिर मेरी फंसी हुई है, कई बार आया कि उसको रिवाइज कीजिए, बट टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं उसमें जिनके बारे में लिख रहा था उस सिलेबस में थे, यूपीएससी के और जिंदा थे, तो उनसे मैं मिलने गया। उम्र थी लगभग 75 साल, ठीक है। पता चला कि वेट कीजिए वो नहीं है, हम लोग वेट करने लगे। तो उधर से वो 75 साल के वृद्ध आइसक्रीम खाते हुए अपने पोता पोती के साथ प्रवेश किए, राइट। पता चला कि वो जाके मोमोज खाए पोता पोती के साथ, इसके बाद आइसक्रीम लिए और खाते हुए तीनों लोग। अब वैसे वृद्ध के साथ पोता पोती क्यों नहीं एंजॉय करेगा, और उस वृद्ध को तो देखना भी नहीं चाहेगा। और आज जब बहुत ज्यादा सोच में गैप हो, परिवर्तन बहुत तेज हो, और अगले जनरेशन से आपके जनरेशन का थॉट लेवल में बहुत गैप हो, तो वृद्धों को एडजस्ट करने में भी कठिनाई आती है, और फिर नया जनरेशन भी उन वृद्धों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, और आज यह जनरेशन गैप की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वृद्ध एक कमजोर पहले भी रहा। 1948 में यूएन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स पे जब हुआ तो उसमें सभी कमजोर तबके को समाहित किया गया, लेकिन वृद्धों को एक बहुत संवेदनशील समुदाय के रूप में देखने का काम 1980 के बाद इंग्लैंड में शुरू हुआ। 1980 में बच्चा इंग्लैंड में चिकित्सा सुविधाओं का इतना विकास हो गया कि आयु प्रत्याशा बढ़ गई, और वृद्ध मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 90 साल, 95 साल, 100 साल, 105 साल, खान पान सब बढ़िया था, हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया थी, वो नहीं मर रहे थे। और रिजल्ट की अगर 100 साल का वृद्ध है तो 80 साल का उसका बेटा है, 60 साल का उसका पोता है, 40 साल का उसका पोता का पोता है, 20 साल का उसका और नीचे वाला है। अब उसका छोटा घर में परिवार का सदस्य आएगा तो उसको बताना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन अपना देना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिता, पहचानेगा नहीं ये कौन है बुजुर्ग। और 100 साल में उसको सहायता की, हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत है। किससे सपोर्ट लेगा? अपने बेटे से, जो खुद 80 साल का है और उसको सपोर्ट की जरूरत है। वो किससे सपोर्ट लेगा? उसका बेटा 60 साल का है, वो सपोर्ट के लिए चिंतित है। तो पाया गया कि 80 के दशक में ये वृद्ध समस्याओं से ग्रसित समुदाय होता जा रहा है, और कई तरह की समस्याओं को झेल रहा है, और परिवार अब इनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है। परिवार में बिल्कुल उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं की समस्याओं पर बच्चा हमारे विषय में एक ब्रांच विकसित हो गया, सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग, वृद्धों का समाजशास्त्र, एक पूरा सब्जेक्ट डेवलप हो गया। लोग वृद्धों के समाजशास्त्र बीए में करने लगे, और उन्हीं पर काम शुरू हुआ। और इसके बाद इंग्लैंड में वृद्धों के वेलफेयर के लिए ढेर सारे कानून और ढेर सारे प्रयास किए गए, और उसका असर 80 के दशक के 90 के दशक तक आते आते भारत पर भी पड़ा।
भारत में भी 90 के दशक में वृद्ध पर लोगों का ध्यान गंभीर हुआ। 1999 में भारत में वृद्धों पर नेशनल पॉलिसी बनाई गई। 2012 में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव दिखने लगा। आमिर खान ने एक सीरियल शुरू की, सत्यमेव जयते, और उसमें वृद्धों पर एक शो किया। वो शो 2013 में एक वृद्धों पर पेंशन के नियामक संस्थान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका उस शो की रही। यही है हमारे वृद्ध। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और एक एक करके इनकी समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, इन समस्याओं के कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर देखेंगे अपने टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक यही कहता है कि उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और उनके लिए संवैधानिक वैधानिक निकाय आयोग के रूप में क्या रचोपाय किए गए। डन। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है वृद्ध का अर्थ एवं स्वरूप। कुछ आंकड़े हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट 1 हेडिंग डाल दो। पॉइंट 1, भारतीय समाज में जिसकी आयु भारतीय समाज में जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वह वृद्ध कहलाता है। वह वृद्ध कहलाता है। सेकंड पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 10.38 करोड़ 10.38 करोड़ 10.38 करोड़ ब्रैकेट में 8%। व्यक्तियों की संख्या 10.38 करोड़ ब्रैकेट में 8%, 8.5 नहीं यार, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, जहां तक मुझे है याद 8%, ठीक है, 8% है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 60 लाख है। तीसरा डॉट पॉइंट, अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या क्रमशः 32.4 करोड़ ब्रैकेट में 20%, ब्रैकेट में लगभग 20%, ब्रैकेट बंद, तथा 4.8 करोड़ 4.8 करोड़ हो जाएगी। 32.4 करोड़ 60 प्लस वाला और 4.8 करोड़ 80 प्लस वाला हो जाएगी। डन। एक इंट्रोडक्शन वृद्धों का स्वरूप। सेकंड हेडिंग डालिए फटाफट, भारत में वृद्धों की समस्याएं। वृद्धों की समस्याएं ऑब्लिक अति संवेदनशीलता का स्वरूप, ऑब्लिक अति संवेदनशीलता का स्वरूप, अंडरलाइन नीचे की तरफ एरो दो। समस्या और समस्या का कारण हमारा मेन टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम इतना जाने कि हम लोग आंसर लिख सके। पहला समस्या लिखिए, शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता। शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता, क्लियर है, लिख सकते हैं इस पर 2-3 लाइन। दूसरा है पारिवारिक निर्णयों में घटती भूमिका। ये भी क्लियर है। अगला, सामाजिक निर्णयों में घटती भूमिका। सामाजिक निर्णयों में घटती भूमिका, समाज में भी अब वृद्धों का वैल्यू घटा है। चौथा, फोर्थ पॉइंट, पीढ़ीगत एवं सामाजिक सामंजस्य की समस्या। पीढ़ीगत एवं सामाजिक सामंजस्य की समस्या ये कब उत्पन्न होती है? जब परिवर्तन की गति बहुत तेज होती है। पीढ़ीगत एवं सामाजिक सामंजस्य की समस्या। अगला, आर्थिक असुरक्षा की समस्या। आर्थिक असुरक्षा की समस्या, कमाई बंद हो जाती है, ये शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, सरकार भी इनको रिटायर कर देती है,
तो ये इकोनॉमिकली पूरी तरह से अपने परिवार या बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये असुरक्षित स्थिति है। और छठा, आर्थिक असुरक्षा। आर्थिक असुरक्षा तथा परिवार एवं समाज में उपेक्षा से डैश मानसिक तनाव एवं बीमारियां। मानसिक तनाव एवं बीमारियां। बच्चा 6 पॉइंट में लगभग उनकी समस्याएं हम कवर कर सकते हैं। एक फिल्म बागवान आई थी अमिताभ बच्चन की, आप सबने देखी है, तो सारा समस्या का वर्णन आप लोग आराम से कर सकते हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब यहां ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपका समस्या का समाधान जब सरकार करती है तो समस्याओं को केंद्र में ही रखकर करती है। शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम है तो इनका हेल्थ और इनकी अक्षमता को दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। आर्थिक रूप से आत्म पर निर्भर है तो इकोनॉमिकली इनको इंपावर्ड करने का प्रयास करना चाहिए। यही योजना करोगे ना, शारीरिक रूप से इंपावर्ड करो, आर्थिक रूप से इंपावर्ड करो, और ये दोनों रूप में जब वृद्ध इंपावर्ड हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, तो परिवार और समाज फिर से उनको हाथों पर उठा लेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यही दोनों फैक्टर है जिसके कारण बेचारा को परिवार भी नहीं पूछता है, छोड़कर चला जाता है, समाज भी नहीं पूछता है, छोड़कर चला जाता है। मेरे एक चाचा, चचेरे 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 चाचा, वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इंटरमीडिएट कॉलेज के। उनके 5 बेटे, पांचों बेरोजगार, एक उसमें नौकरी करने वाला, बाकी चारों बेरोजगार। चाचा खांसते थे ना, बस खांसे नहीं कि उनको सब लेकर हॉस्पिटल चले जाते। इतना केयर क्या एक भक्त भगवान का करेगा? बागेश्वर बाबा का भी इतना केयर नहीं करते हैं। कारण बुढ़ाऊ मरेगा तो पेंशन बंद हो जाएगा, और पेंशन बंद होगा तो पूरे घर का खर्चा। इसलिए कुछ भी हो जाए, बच्चे कोशिश करते थे कि वृद्ध मरने नहीं पाए, और ये सरकार ने कंसीडर किया। और देखोगे कि विगत 10 सालों में सरकार ने वृद्धों के पेंशन योजना पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। पेंशन योजना पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। अभी अगस्त 2024 में सरकार ने एक माइंड ब्लोइंग पेंशन योजना शुरू की है, जो 2025 से लागू होगा। तो इस समय सरकार को पता चल गया है कि वृद्ध इकोनॉमिकली इंपावर्ड होगा तो फिर सारे लोग प्रणाम करेंगे, चुप चुप के प्रणाम करेंगे, जी पापा जी, इससे नीचे कोई नहीं बोलेगा। और पर निर्भर हो जाएगा तो फिर, फिल्म आई थी ना, उसमें चश्मा बनाने पर भी लोग डांट लगाते थे बच्चे, याद आ रहा? योजना को भी हम लोग इसी चश्मे से देखेंगे, और उस योजना पे सुझाव भी देना होगा तो हम लोग इसी को ध्यान में रख करके देखेंगे। चलिए, इन समस्याओं का कारण क्या है तो हम कारण बाद में आएंगे। एक नई रिपोर्ट आई है, उसको हम लोग एक बार संदर्भित कर देते हैं, लिख देते हैं। ये हम लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि रिपोर्ट तो बार बार बदलेगा, अगली बार फिर बदल जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बस आपको मैंने पीडीएफ में दे दिया। एक हेडिंग डालो, वृद्धों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक। वृद्धों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक 2021। क्योंकि अब तो भारत सरकार की हर विकास नीति एसडीजी के तहत होगी, इतना हम लोगों को ज्ञान हो चुका है ना। और सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखकर हर कमजोर तबके को विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए 11 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री, नीचे एरो देके पीडीएफ लिख दो, हेडिंग डालो, पीडीएफ लिखो, ठीक है, को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा वृद्धों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया, जिसका विवरण नीचे है। इसमें 4 पहलुओं को शामिल किया गया और स्कोर दिया गया कि हर क्षेत्र में वृद्धों के लिए क्या प्रगति भारत की रही है। तो स्वास्थ्य प्रणाली का स्कोर 66.97 आया, राइट। सामाजिक कल्याण का स्कोर 62.34 आया। वित्तीय कल्याण का स्कोर 44.70 आया। यानी वेलफेयर, इकोनॉमिक इंपावरमेंट में हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। भारत बहुत पैसा वाला देश भी नहीं है, तो हम लोग यहां पर थोड़ा कंजूसी कर देते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में हम 300-500 रुपया महीना देते हैं। 300-500 रुपया में क्या होने वाला है आज के डेट में? अगर एक वृद्ध को 300 रुपया महीना और 500 रुपया महीना ही दे दोगे तो 500 रुपया महीने में उसका खर्च चलेगा क्या? तो अभी भी हम वहां पर बहुत कम दे पा रहे हैं, इसलिए इसका स्कोर हमारा बहुत कम है। आय सुरक्षा 33.3, ये दोनों जो है ये हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। भारत के जीडीपी का मात्र 1% पेंशन पे खर्च किया जाता है, जबकि विकसित देशों में ये 3%, 3.5%, 4% है। तो हम अभी इंग्लैंड वगैरह में तो एक बहुत बड़ा खर्चा इनके पेंशन में जा रहा है। शुरू में इंग्लैंड के पास, यूरोप के पास खूब पैसा था, तो ऐसे करके चलते थे। और वेलफेयर सबके लिए, यहां तक कि बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार हो चिंता मत करो, बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाएगा, और इतना दिया जाएगा कि आराम से जिंदगी जी सको। समस्या हुई बच्चा यूरोप में कि एक ऐसा बड़ा वर्ग खड़ा हो गया जो काम ही नहीं करना पाता, क्योंकि जिनको बेरोजगारी से ही भोजन का जुगाड़ भत्ता से ही हो जाता था, और वृद्ध मरने का नाम नहीं ले रहे थे। अब लोग काम करने को तैयार नहीं थे, तो एक सरकार का बहुत बड़ा फंड बेरोजगारी भत्ता और वृद्धा पेंशन पर चला जा रहा था। क्योंकि वहां हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। हमारे यहाँ तो 6-7% लोग टैक्स देते हैं, और 93% लोगों का उस टैक्स से वेलफेयर का कम होता है। वहां सारे के सारे टैक्स पेयर है, तो पैसा अच्छा खासा आ जाता है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट वेलफेयर का काम आराम से कर लेती है। लेकिन वहां पर एक अच्छा खासा बजट इन्हीं सब चीजों पर खर्च होता है। बनारस में गंगा के किनारे ढेर सारे घर हैं, ट्रेडिशनल टाइप के घर, और उस घर का किराया एक एक रूम का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, इतना ज्यादा किराया। और किराया बहुत महंगा होने का, जैसे मुखर्जी नगर में किराया बहुत महंगा होता है छात्र के आने के कारण। अब छात्र वजीराबाद में आ गए हैं, तो यहां भी किराया महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा होगा ना, हो गया है। बनारस में, हेलो, बनारस में विदेशी इतने हैं कि लगभग 10 से 15,000 फॉरेनर्स परमानेंटली वहां रहते हैं।
इंडिया में कहीं सबसे ज्यादा फॉरनर्स हैं तो बनारस में, और वो घाट के किनारे रहते हो, मॉल देखने नहीं आए, उनके यहाँ तो बढ़िया बढ़िया मॉल है, वो आपका गली देखने आए, आपका ट्रेडिशनल सिटी देखने आए और वहां आकर रहते हैं। अब वो कौन रहते हैं, क्योंकि मैं वहां रहा हूं तो उसका अनुभव मेरे पास है। वहां वही रहते हैं जो 5 तारीख को इंतजार करते हैं कि मेरा बेरोजगारी भत्ता मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसी पैसे से किराया दे देते। अब उनका पाउंड में बेरोजगारी भत्ता इतना ज्यादा होता है कि इंडिया में उसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा हुआ कि आराम से उनको कोई टेंशन नहीं है। अब वो बेरोजगार भी आराम से वहां भी जीवन बिता देते हैं और इधर उधर शहर में घूमते भी रहते हैं, भारत जैसे देशों में छुट्टियां मनाते हैं, आके 10-10 महीने 4-4 महीने 8-8 महीने रहते हैं। लेकिन आखिर पैसा तो गवर्नमेंट का जा रहा है, बट हमारे पास इतना फंड नहीं रहा है, इसलिए हम इस मामले में हमारा स्कोर बहुत ही पुअर है। ये राज्यवार भी इसका स्कोर निकाला गया और 2 तरह की कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी बनाई गई राजस्थान स्कोर में 54.61 ला करके वृद्ध राज्यों में शीर्ष पर रहा। ये एक राज्य है अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य और एक है वृद्ध राज्य। अगर 50% से अधिक पॉपुलेशन, हेलो मैं टोटल पॉपुलेशन का नहीं ढूंढा मत, जैसे जो वृद्ध पॉपुलेशन है जिस राज्य में ये 50% से अधिक है उसको वृद्ध राज्य कहा जाएगा, ठीक है, और जो 50% से कम है उसको अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य कहा जाएगा। ये 2 कैटेगरी बना दी गई और चारों का सूचकांक, और केंद्र शासित प्रदेश में वृद्ध राज्य का वाला ही है और राज्य में वृद्ध राज्य वाला ही है, नॉर्थ ईस्ट में। और 4 कैटेगरी बनाई गई। वृद्ध राज्य की कैटेगरी में राजस्थान शीर्ष पर रहा, अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्ध राज्य की कैटेगरी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है और मिजोरम में वृद्ध राज्य की कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम शीर्ष पर है। 18 अगस्त 2021 को इसने रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि में वृद्धि की सिफारिश की है, लेकिन अभी तक वृद्धि पेंशन की राशि में नहीं किया गया है। आज के डेट में एक बहुत बड़ा डिबेट है कि पेंशन की राशि को बढ़ाना चाहिए, पेंशन की राशि को बढ़ाना चाहिए और वृद्धों को इकोनॉमिकली इंपावर्ड करना। अब हम लोग आ जाते हैं इनकी समस्याओं का कारण पर। हेडिंग डालिए, भारत में वृद्धों की अति संवेदनशीलता अब्लिक समस्याओं के कारण। भारत में वृद्धों के समस्याओं के कारण। ध्यान दीजिएगा, जो समस्या है वही कारण भी है। अगर शारीरिक रूप से अक्षमता समस्या है तो यही आर्थिक रूप से अक्षम होने का या दूसरे पर निर्भर होने का कारण है, क्योंकि शारीरिक रूप से यदि सक्षम होते तो आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर नहीं होते। तो हम लोग कारण में भी ओवरलैप होगा और उन्हीं को भी हम कुछ कारणों के रूप में दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ कारण है, पॉइंट में लिख लीजिए। पहला है शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता। भारत में एक लाइन प्रचलित है कि बुढ़ा सठिया गया है, यानी हम मान के चलते हैं कि वृद्ध मानसिक रूप से बहुत, क्यों? क्योंकि हमारी सोच इतनी आगे है, परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि हमारी सोच से उनकी सोच में इतना बड़ा गैप है कि हम अपने सोच के हिसाब से उनको सठियाया हुआ समझने लगते हैं। तो सठिया गया है, तो अगली बार बाहर कर देंगे क्लास से। हमारे गांव में एक पौधा होता है हेहर, जितना भी उखाड़ो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा मत बनो। दूसरा है आर्थिक एवं वित्तीय समस्या। आर्थिक अथवा वित्तीय समस्या उपेक्षा का भी कारण है। पैसा नहीं रहेगा तो परिवार के लोग उपेक्षा करेंगे, निर्णयों में आपकी बात नहीं मानेंगे, समाज के निर्णयों में आपकी बात नहीं मानेंगे। खूब संपन्न रहोगे तो परिवार और समाज सब आप ही से पूछ के सारा काम करेगा, तो ये भी एक कारण है। तीसरा पीढ़ीगत अंतर और पीढ़ीगत संघर्ष। पीढ़ीगत अंतर का मतलब होता है आयु प्रत्याशा बढ़ जाने से नया जनरेशन और पुराने जनरेशन के बीच एज गैप, ओके, और उस एज गैप के साथ जब विचारों में गैप हो जाता है तो दोनों को मिला के हम जनरेशन गैप कहते हैं, उसकी सोच। और यदि पिछले की सोच और अगले की सोच एक दूसरे से टकराने लगे, यानी एकदम अपोजिट हो, तो वही संघर्ष को जन्म देता है और ये भी उनके मानसिक तनाव का या नए जनरेशन द्वारा वृद्धों की उपेक्षा का एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने कई रूपों में वृद्धों को प्रभावित किया है, तो आपका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारे सामने उपभोग की इतनी वस्तुओं को लाकर खड़ा कर दिया, कंज्यूमरिज्म को बढ़ा दिया, और कंज्यूमरिज्म बढ़ा तो व्यक्तिवादिता भी बढ़ती चली गई। हर व्यक्ति अपने हितों तक केंद्रित होता चला गया। हर व्यक्ति के पास अब इतनी अपनी जरूरत बढ़ गई कि वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने चिकित्सा सुविधाओं के विकास को संभव बनाया, परिणामतः आयु प्रत्याशा में वृद्धि हुई, वृद्धों की आयु बढ़ती चली गई और नए जनरेशन से उम्र के हिसाब से भी उनमें गैप आता चला गया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की गति को इतनी तेज कर दी कि पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव तीव्र हुआ। नया जनरेशन शादी करने को तैयार नहीं है कि क्या नौटंकी है, गले में पत्नी बांध के चला जाए, क्या जरूरत है शादी की। लिविंग रिलेशनशिप एक प्रचलित जीवन शैली के रूप में भारत में आ रहा है। हमारे कानून ने लिविंग रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया है। हमारे कानून ने कह दिया है कि शादी करने के लिए या पति पत्नी होने के लिए, साथ रहने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए ये साथ फेरे वेरे की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। यदि दो वयस्क हैं, दोनों सहमत हैं, तो दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रह सकते हैं। उस स्त्री को पत्नी का दर्जा दिया जाएगा और घरेलू हिंसा अधिनियम से लेकर के तमाम तरह के जो वैधानिक लाभ हैं उस पत्नी को दिया जाएगा और उससे उत्पन्न संतान को भी पुत्र का दर्जा दिया जाएगा। और जो भी वैधानिक लाभ है एक पुत्र को पैतृक संपत्ति से लेकर हर चीज में वो सारा का सारा बच्चे को मिलेगा। इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये सारा का सारा बदलाव को अगर देखोगे तो वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। तो ये परिवर्तन की इतनी ज्यादा गति को तीव्र किया कि पुराने जनरेशन की सोच और नए जनरेशन की सोच आपस में टकराने लगी, ये संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न किया। तो ये भी एक कारण है। डन। एकाकीपन एवं अलगाव की समस्या।
तीनों लिख लो, इसके बाद हम डिस्कस कर देते हैं। एकाकीपन एवं अलगाव की समस्या। छठा है सामाजिक सुरक्षा के साधनों की कमी। सातवां है जनसंख्या वृद्धि एवं आवास की समस्या। ये भी एक छोटा सा डाल दो, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। जनसंख्या वृद्धि एवं आवास की समस्या। पहला है बच्चा एकाकीपन और अलगाव। आज कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। नया जनरेशन वृद्धों से बात क्या करेगा, वो अपने से भी बात करने को तैयार नहीं है। हर आदमी, एक पहले चुटकुला चलता था कि एक कमरे में 5 महिलाएं चुपचाप बैठी हुई थी। एक कमरे में 5 महिलाएं चुपचाप बैठ ही नहीं सकती। अगर कहा जा रहा है इसका मतलब अपने आप में एक चुटकुला है, ठीक है। बट आज के लिए सही है। पांचों चुपचाप बैठी हुई थी और पांचों अपना मोबाइल खोलकर मशगूल थी। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी को किसी से बात करने का भी कोई मतलब नहीं था। उनकी एक अपनी अलग दुनिया है और वो फेसबुक की दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया ने लोगों को लोगों से तोड़ा भी है, लोगों को लोगों से जोड़ा भी है। अपने कॉलेज के पुराने पुराने दोस्तों को हम लोग अपने एमए के लगभग 54 छात्र का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ढूंढ ढूंढ के लाकर के लोगों ने उसको जोड़ दिया। और सबसे अच्छा फील होता है यहां से जाने के बाद उसको, क्योंकि वो एक अलग जमाना होता है। उस ग्रुप को मैं खोल देता हूं, 10 मिनट 5 मिनट उसमें समय देता हूं, 10 मिनट में मन फ्रेश हो जाता है। उसमें तरह तरह का मैसेज, तरह तरह की बातें, तरह तरह का ड्रामा। एक, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक अलग तरह का लाइफ होता है। सोचो कि पुराने को जोड़ दिया, उसमें याद दिला देता है कि आज इस मित्र का जन्मदिन है, इसका जन्मदिन है, आपको विश कर देना है। तो हम व्यस्त हुए हैं, वैश्वीकरण ने हमें व्यस्त कर दिया है। हमारे पास समय की कमी है। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम 12-14 घंटा काम करने पर भी बस है। रिश्तेदारों के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है। पश्चिमी समाजों में वीकेंड पे ही माँ बाप और बच्चों की मीटिंग हो पाती है, क्योंकि सभी अपने अपने में मशगूल हैं, सबका अपना अपना काम है, इतना वर्कलोड है। अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी ने परेशान कर रखा है, इतना वर्कलोड आपको दे दिया है, कहां फुर्सत है। और महत्वाकांक्षा पाल करके रखे हो कि अभी 40 लाख का कार खरीदे हो तो 60 लाख वाला चाहिए, 60 लाख का खरीदे हो तो 80 लाख वाला चाहिए। मेरे घर में आज कल ही मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे एक हमारे ही करीब मित्र शिक्षक रहते हैं, वो कल ही BMW खरीद कर ले आए। तो हमारे बच्चे भी झांक झांक के देख रहे थे। फिर उन्होंने, बच्चे उनके आए तो दोस्त हैं, अच्छे माहौल, सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चों की तो उत्सुकता रहती है थोड़ा चारों तरफ घूम घूम के देखना। अब अपने पास फॉर्च्यूनर है, उनके पास BMW है, तो बच्चे कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, वो छोटा गाड़ी है। तरह तरह से हम अपने प्रतिक्रियाओं को देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है या नहीं है। और बच्चों में एक प्रवृत्ति ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं वो चीजें एक बेचैन करती है कि अब नहीं, अब हम भी 1 करोड़ वाले के टारगेट में आ गए कि 1 करोड़ वाली चाहिए। बट 1 करोड़ वाली पाके भी क्या संतुष्ट है? नहीं है। 1 करोड़ आएगा तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ आएगा तो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ आएगा तो हम 3 करोड़, 4, 2-3 ठो। इस प्रतिस्पर्धा में हम फंसे हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ या इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। हमारे परदादा लोगों को ये चिंता नहीं होती थी, 2 ही कार होता था, Fiat, अम्बिस्टर। दोनों का दाम लगभग एक होता था। Fiat खरीद के भी उतना ही खुश, कार खरीदे हैं। अम्बिस्टर खरीद के भी उतना ही खुश, कार खरीदे हैं। तो उसको खरीदने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता था, आज वो नहीं है। आज हम 10 लाख वाला कार खरीदने जाते हैं, 10 लाख का कार खरीद रहे होते हैं और 20 लाख वाले को ऐसे देखते हैं, गेट खोलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा चक्कर लगाते हैं, टारगेट करते हैं अगली बार, है या नहीं है। इस बार लाचारी में हम 15-10 लाख वाला खरीदते हैं, अब 20 वाला खरीदते हैं तो और ज्यादा वाला का देखते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है बच्चा, और इसने हमारे पास अब समय नहीं छोड़ा है। बट थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू सोशल मीडिया की इसने हमारे को समय दिया है, लोगों से अलग किया है, बट लोगों से लोगों को जोड़ा भी है। लेकिन वृद्धावस्था में जो अपनों का जुड़ाव है, हमारे 3-4 रिश्तेदार हैं, इसमें मेरी एक बड़ी बहन भी शामिल है। बच्चे जब बड़े होते हैं, 10th में जाते हैं, एक प्रतिस्पर्धा होती है और माँ बाप अपने बच्चों को कोसते हैं। शर्मा जी का लड़का का 10th में 98% लाया, मतलब वो बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारा भी इससे कम नहीं आए। और बच्चों से ज्यादा माँ बाप इस प्रतिस्पर्धा में शामिल है। माँ बाप को ज्यादा बेचैनी है। 12 में 98% आना चाहिए, 10th में 98% आना चाहिए, IIT में उसका हो गया, IIT में उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। एक ऐसा शीत युद्ध चल रहा है लोगों में। मौसा की लड़की का हो गया, फूफा की लड़की का हो गया। ये मौसा मौसी, फूफा फूफी के जो लड़की और बच्चे थे आपस में, जो रिश्तेदार हुआ करते थे, वो प्रतिस्पर्धी बन गए। आप अगर दिल्ली पढ़ने आए हो तो आपके मौसा मौसी जितने भी लोग हैं, उनमें कंपटीशन का भाव है। हो जाने पर बड़ा कठिन है कहना कि उनको खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है। थ्री इडियट में एक डायलॉग है कि दोस्त फेल कर जाए तो दुख होता है, नहीं टॉप कर जाए तो और दुख होता है। ये मानव स्वभाव है बच्चा, और ये आज के डेट में बढ़ा है। इस प्रतिस्पर्धा में हम अपने सभी बच्चों को एकदम IIT क्वालिफाई करवा देना चाहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? IIT पास करके बच्चा कनाडा में सेट कर जाता है, अमेरिका में सेट कर जाता है, और बूढ़े माँ बाप बस संतुष्टि के लिए रात को एक बार वीडियो कॉल पे 5-6-7 दिन बाद बात करते हैं, दूसरों से कहकर गर्व करते हैं कि मेरा बेटा US में, मेरा बेटा कनाडा में। अंदर से एक जलजला है, क्योंकि एक वृद्धावस्था का सुख होता है कि बेटा बहू पास में हो, पोता पोती पास में हो, क्योंकि वृद्ध एक बच्चा के समकक्ष हो जाता है। और बच्चे अगर साथ में होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन वही खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है, अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड भेज दिया है, और खुद से उन आत्मीय संबंधों से कट गया है। और नया जनरेशन उस प्रतिस्पर्धा में, जिस प्रतिस्पर्धा के जन्मदाता हम ही है, अभिभावक ही है जो उसको प्रतिस्पर्धा उस रेस में भेज देता है। जाओ बेटा, वो नहीं कहता क्या जरूरत है कमाने की, यार एंजॉय कर। माँ बाप ये नहीं कहते हैं क्या जरूरत है कमाने की, ऐसे भी चावल दाल खा के मरेगा। थोड़ा दुबला रहेगा तो 5 मन लकड़ी में काम हो जाएगा, ज्यादा मोटा होगा तो 10-12 मन लकड़ी लगेगा।
सच तो यही है ना, सच्चाई यही है। तो माँ बाप के बच्चे को रेस में भेजते हैं और फिर उस रेस में भेजने के बाद जब वो रेस में शामिल होता है तो अपेक्षा करते हैं कि वृद्धावस्था में वो हमारे साथ रहे, हमारे सुख दुख में रहे। नहीं हो पाता है और आज का वृद्ध एकाकीपन का शिकार हो गया है, बिल्कुल एलिनेटेड हो गया है। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, घर के अंदर रहते हुए भी घर में नहीं। और कई जगहों पर तो मैं जिस प्रोफेशन में हूं, जिस कोचिंग संस्था से जुड़ा हुआ हूं, इस कोचिंग संस्था में मेरे जानकारी में लगभग 4 टीचर ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, जो अपने सिग्नेचर अपार्टमेंट दिख रहे हो में रहते हैं और बूढ़े माँ बाप एसएफएस फ्लैट पीछे के डीडीए फ्लैट में रहते हैं। नौकर है, सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहू में और सास ससुर में 36 का आंकड़ा होने के कारण वो तनाव घर में नहीं चाहते हैं। तो वृद्ध माँ बाप को एक अलग फ्लैट लेकर के प्रॉपर तरीके से उनको रख दिए हैं। उनका कहीं कोई दिक्कत, खाने पीने चीजों की दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने लाइफ में, आज की बहुएं भी लाइफ में किसी भी तरह की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती है कि वो बुढ़ी टोकती है कि अरे बहू कहां जा रही हो, सिर पे पल्लू नहीं है, तो लगता है कि बुढ़ी का बाल नोच ले, दिमाग खराब हो गया। लैक ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता का अभाव है, घटता जा रहा है टॉलरेंस लेवल। तो इस पर लिखने के लिए बहुत कुछ है। सामाजिक सुरक्षा के साधनों की कमी, क्योंकि हमारा देश भी बहुत अमीर नहीं है, विकासशील देशों में शामिल है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा के सभी साधन इनके पास उपलब्ध नहीं है। और जब आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर हो गए तो और ही कम हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट दो या नहीं दो, नहीं भी दे सकते हो, कि जनसंख्या वृद्धि ने आवास की समस्या को भी उत्पन्न किया, खास करके शहरी वृद्धों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। 2 रूम का फ्लैट है, 1 रूम का फ्लैट है, बड़ी मुश्किल से 1 रूम 2 रूम का फ्लैट मिलता है, कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि 4 रूम का फ्लैट लेंगे। दिल्ली शहर में पर्दा डालकर बेटा और बहू रहता है और उसी पर्दा में बेडशीट ऐसे लटका दिया गया है या पर्दा, और उसी पर्दा में वृद्ध माँ बाप सोते हैं, कहां जाएंगे? और वैसे में उपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो काफी है, हम आराम से इस पर 100-150 शब्द भी अगर लिखना आए तो लिख देंगे, कभी इतना नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 2 डायमेंशन पे क्वेश्चन आएगा, मुश्किल से समस्या और इसके समाधान के लिए क्या उपाय किए गए, ठीक है। इसके बाद असली मुद्दे पर आओ। भारत में वृद्धों की समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास या रक्षोपाय और बेहतरी के लिए किए गए प्रयास, आपके यूपीएससी का जो सिलेबस का लाइन है वो यही है, रक्षोपाय और बेहतरी के लिए किए गए प्रयास। डन। जब हमारा देश आजाद हुआ उसी समय हम लोग जब सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की ओर उन्मुख हुए, एक आधुनिक समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया, तो संविधान में भी इस बात को ध्यान में रखा गया। आर्टिकल 41 शिक्षा और कई चीजों से संबंधित है, लेकिन यह समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण भी, उनके बेहतरी, उनकी सुरक्षा को भी राज्य से दिलाने का निर्देश देता है। वृद्धों को राज्य उनको सुरक्षा प्रदान करवाएगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि वृद्ध को एक कमजोर तबका माना। देश आजाद हुआ तो पहली बार 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया और इस अधिनियम में वृद्धों को मेंटेनेंस का अधिकार की व्यवस्था की गई कि अभिभावक है और बच्चों का उनको यह अधिकार है कि वो मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त करें। 1973 में सीआरपीसी आया और सीआरपीसी में भी बच्चों का यह कानूनी दायित्व निर्धारित किया गया कि बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, वृद्धावस्था में माँ बाप की देखभाल करने की कानूनी जिम्मेदारी होगी बच्चों की। ये 2 प्रमुख कानूनी प्रावधान शुरुआत के रहे। इसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा, गृह मंत्रालय के अधीन इनके वेलफेयर का काम होता रहा, फिर कल्याण मंत्रालय बना, 1986-87 में इसके 2 विंग रहे, 1998 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आ गया और आज भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, और यही विभाग इनके वेलफेयर का काम करता है। और समय समय पर कुछ संस्थाओं का गठन भी किया गया। तो हम कह सकते हैं कि इनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, इनके रक्षोपाय के लिए जो प्रमुख संस्थान है भारत का, उसमें एक है हमारा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी है इनके वेलफेयर की। इसके बाद ये 2003 में, बाद में जाकर के 2013 में एक पेंशन के लिए नियामक संस्था बना, वो है, और एक काउंसिल है इनके लिए, 2012 में बनाया गया, ठीक है। तो ये तीनों का हम नाम लिखेंगे, लिखिए। प्रमुख मंत्रालय एवं एजेंसी, ये नहीं आएगा बट दिमाग में रहेगा तो कहीं 1-2 लाइन हम ऐड करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 1998, नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन 2012, नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन 2012, और पेंशन फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA 2003/2013, 2003/2013, ऐसे 2003 में बनाया गया, 2013 में इसको एक संवैधानिक निकाय के रूप में दर्जा दे दिया गया।
ये क्यों आवाज कर रहा? एक हेडिंग डालिए, संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षोपाय। कोई और सेट है? शंकर को बुलाओ ना जरा। संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास, इसमें समझाना नहीं है, मैं बोल चुका हूं, लिखते जाइए। अनुच्छेद 41, राज्य को वृद्ध व्यक्तियों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने हेतु राज्य को निर्देश। दूसरा है, आवाज बहुत कर रहा, कोई दूसरा दूसरा सेट नहीं है ना? दूसरा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डैश। इस एक्ट की धारा 20C में वृद्धों के भरण पोषण का प्रावधान अगला है तीसरा पॉइंट, सीआरपीसी डैश 1973 डैश, इसके सेक्शन 125 1B में यह प्रावधान किया गया कि वृद्ध माता पिता का भरण पोषण पुत्र का कानूनी कर्तव्य होगा। कानूनी कर्तव्य होगा। अगला, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2003/2013 और एक और जो मुख्य है वैधानिक प्रयास में, वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। यह अधिनियम हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे क्योंकि यह अधिनियम एक इंपॉर्टेंट अधिनियम है। 2019 में इसमें संशोधन भी एक बिल के रूप में किया गया, लेकिन वो अभी अस्थायी समिति के पास पेंडिंग है। लेकिन जो संशोधन उसमें किया गया उसको लागू होगा क्योंकि बहुत ही रेशनल संशोधन है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी हम लोग उसी स्टाइल में करेंगे कि मैं पढ़ा दूंगा और पीडीएफ दे दूंगा, मैं कुछ भी इसमें छोड़ता नहीं हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि कंप्लीट प्रॉपर तरीके से आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो और समझ के लेवल पर भी आपके पास दिमाग में सब कुछ रहे। जो दो कानूनी प्रयास दिखाई दे रहा है बच्चा, 1973 तक तो नॉर्मल है या नहीं? इसके बाद 2003 में, 2007 में, है ना? यानी सरकार गंभीर होती है 90 के दशक के बाद। सरकार गंभीर होती है वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद। सरकार गंभीर होती है लोगों की महत्वाकांक्षा का बढ़ जाना, लोगों का कमाने चला जाना, घर छोड़ के बाहर चला जाना, और वृद्धों की घरों में उपेक्षा, वृद्धों की समाज में उपेक्षा, और हर जगह धीरे धीरे वृद्धों की जब उपेक्षा होने लगी, वृद्ध विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होने लगे, तो वृद्ध की समस्या राष्ट्रीय चिंता का विषय, ये समाज के अपवर्जक समूह के रूप में देखे जाने लगे, अति संवेदनशील समूह के रूप में देखे जाने लगे। और सरकार को लगा कि ये छिटपुट प्रयास से नहीं होगा, इनके लिए एक प्रॉपर नेशनल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। और 1999 में इनके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है और यहां से इनकी दिशा में इनके लिए एक प्रयास, गंभीर प्रयास शुरू हो जाता है, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स। लिख लिया आपने? नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन। और इसमें कई पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया।
सबसे पहले तो इनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा भाई? तो सरकार ने इसका दो रास्ता निकाला। लगा कि अगर वृद्ध रिटायरमेंट के बाद भी यदि कुछ कर सकता है तो क्यों ना उनकी सेवा ली जाए। ली जा सकती है, कम ही पैसा दिया जाएगा। और आप देख रहे हो कि हर जगह आफ्टर रिटायरमेंट भी लोगों से पूछा जा रहा है कि जॉब करना है क्या। और रिटायर लोगों के, सरकारी अधिकारियों में भी रिटायरमेंट के बाद भी उनको जॉब में कंटिन्यू कर दिया जा रहा है। अब वेतनमान सैलरी थोड़ी सी नहीं आ जा रही, थोड़ी कम रह रही है। और व्यक्ति भी सोच रहा है कि रिटायर होकर घर बैठने से बढ़िया है कि इंगेज रहेंगे। तो इससे एक फायदा तो होगा कि आपका आर्थिक सशक्तिकरण रहा, कुछ ना कुछ आपको सैलरी मिला। और सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप इंगेज हैं, आप अकेले नहीं है तो किसी न किसी रूप में काम में आप फंसे रहेंगे। क्योंकि अगर बिल्कुल निकम्मा छोड़ दिया जाए तो और आदमी जल्दी बुढ़ा हो जाता है। अगर आदमी इंगेज रहे तो हमेशा अपने को रूटीन वे में रहता है, फिट रखता है। तो हुआ कि ये भी किया जाए। दूसरा सोचा गया कि जो हमारा वृद्ध व्यक्ति है वो एक रिसोर्स है, उसके पास एक्सपीरियंस है, समाज ने उसे इतना वर्षों तक सिखाया है, तो उसके पास जो अनुभव है उसका लाभ ऐसे ही छोड़ देना कहीं से भी उचित नहीं है। तो उसको एक नेशनल रिसोर्स के रूप में समझ करके अगर हम उसके लाभों को भी यथासंभव यूज करने का प्रयास करें तो क्या बुरा है। अगर मान लीजिए कि कोई वृद्ध है, पैसे की कमी नहीं है, और हम एक ऐसा स्कीम चलाते हैं पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा विकास से संबंधित, जहां स्वैच्छिक रूप से कोई वृद्ध आकर के अपना फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे सकता है, तो ऐसे लाखों लोग हमारे शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाएंगे और निःशुल्क शिक्षक अवेलेबल होंगे। भारत में एजुकेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे पास इतने आबादी के लिए शिक्षा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, क्योंकि फंड नहीं है। शिक्षा मित्र के हवाले है हमारी प्राथमिक शिक्षा। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि यूरोप में और अमेरिका में कॉलेज शिक्षक, हाई स्कूल शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की सैलरी पता है कैसी होती है? प्राथमिक शिक्षक की सैलरी अधिक होती है, स्कूल शिक्षक की सैलरी उससे कम होती है, और कॉलेज शिक्षक की सैलरी उससे भी कम होती है। जर्मनी में, जापान में, यूके में, फ्रांस में, यूरोप के कई देशों में शिक्षक के आने पर, अगर शिक्षक पर अपराध है, अपराधी के रूप में शिक्षक कोर्ट में आता है, तो जज सारे उठकर खड़े होते हैं। किसी के आने पर जज उठकर खड़े नहीं होते। लेकिन शिक्षक अगर स्कूल में प्रवेश करता है तो जज, कभी खोल के पढ़ो, गूगल में सब भरा पड़ा है, शिक्षक अगर आता है तो जज भी उठकर खड़ा होता है। यानी सबसे ज्यादा सम्मान अगर वहां पर है तो सबसे सम्मानित प्रोफेशन है शिक्षक की। और खास करके प्राथमिक शिक्षक तो वो है जो पौध को तैयार करता है, वही है जो हमारा फ्यूचर है देश का। उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, और पढ़ाने का तरीका भी काफी एडवांस है, इनोवेटिव है, काफी एडवांस और इनोवेटिव है। हम लोग वियना में घूम रहे थे, एक हिस्टोरिकल प्लेस था, और स्कूल शिक्षिका अपने 20 बच्चों के साथ, वहां क्लास में बहुत ढेर सारे बच्चे नहीं होते, कच 150 बच्चे, आबादी भी कम है, और प्रति छात्र एक रखा गया है कि इससे ज्यादा शिक्षक नहीं होने चाहिए, इतने ज्यादा छात्र नहीं होने चाहिए। तो करीब 20 छात्रों के साथ एक शिक्षिका अपने ट्रिप नहीं होता है वो लेके घूम रही थी। वो पूरा घुमाई, तो थोड़ा मैं इंटरेस्ट लेके देखने लगा इनका क्या तरीका है। पूरा घुमाने के बाद फटाक से एक वहीं पर ग्राउंड था, सबको बैठा दी, बैठाने के बाद सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट की, और वहीं पर उनका 30 मिनट का एक टेस्ट ले ली। पढ़ा रही है, उसी में समझाया जा रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है, आजकल के तो हर जगह सारी चीजें लिखी होती है, वहीं पर उनको पढ़ा भी दिया गया, वहीं उनको प्रैक्टिकली दिखा दिया गया। जब कोई चीज देख के पढ़ेगा, लाल किला के बारे में आपको पढ़ना है तो लाल किला के बारे में भारतीय इतिहास में जो भी लिखा है वो सारी बातें लाल किला में लिखी गई। और जो भी कोई टूरिस्ट आता है तो वहां पर जो भी है उसको दिखाया जाता है, उसमें है। हम लोग केवल ऐसे ही घूम के चले जाते हैं, पढ़ने कौन जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को वहां के बारे में पढ़ाना है, जिन बच्चों को ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, तो वहां पर टीचर लेके चला जाएगा बच्चों को ताजमहल में, ताजमहल के बारे में सारा घुमाएगा, और ताजमहल के बारे में जितनी भी जानकारी है वहीं पर उनको पढ़ा देगा, वहीं पर उनको बता देगा, और बताने के बाद सीधे वहीं पर टेस्ट भी ले लेगा। और टेस्ट लेने के बाद चलो अब लंच करते हैं, खाओ पियो बिंदास मस्त करो, कुछ गाने वाने का प्रोग्राम कर लो, कुछ एंजॉय कर लो। तो काफी इनोवेटिव तरीका है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। और हमारा सरकारी प्राथमिक शिक्षा है, जहां प्राथमिक शिक्षा में एडमिशन है, टीचर पढ़ा रहे हैं, और जो उसमें एडमिटेड एडमिशन लिया हुआ छात्र है वो स्कूल के बगल से ही भैंस पर बैठकर गुजर जाता है, स्कूल नहीं जाता। ड्रॉप आउट रेट इंडिया का सबसे ज्यादा है। ड्रॉप आउट समझते हो ना, एडमिशन लेकर के स्कूल नहीं जाना। इस शिक्षा नीति में इनके अनुभवों को यूज करने पर बल दिया गया, इनके एक्सपीरियंस को यूज करने पर बल दिया गया। फ्री में शिक्षक मिल जाए, फ्री में इनसे पढ़वाया जाए। पैसा तो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है कि हम दे सकते हैं, तो कम से कम इसी का उपाय करें। हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मेडिकल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। हमने टारगेट रखा है बच्चा अपने शिक्षा योजना में कि प्रति प्राथमिक विद्यालय 2 शिक्षक हो जाए। अभी तक 2 शिक्षक के टारगेट को हम लोगों ने अचीव नहीं किया है, क्योंकि वो भी कम है, बहुत कम है जो आबादी है हमारी। बट कई ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम इन कमी को पूरा कर सकते हैं। जितने भी भारत में ग्रेजुएशन में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप करना होगा, और जाकर के प्राथमिक विद्यालय में आपको 6 महीने पढ़ाना होगा। करोड़ों की संख्या में फ्री में शिक्षक हमारे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? हाँ या ना में जवाब दो। डिपेंड करता है कि विल पावर हो और आपको लोगों को रिसोर्सेज को यूज करने की क्षमता हो। बच्चा 37 करोड़ यूथ हैं जो ऐसे ही खाली हवाबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्या बीए में पढ़ाई हो रहा है, उन्हीं को यूटिलाइज किया जा सकता है। सरकार ने योजना चलाई है मेडिकल के क्षेत्र में कि अगर आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी है तो 6 मंथ है ना, इंटर्नशिप आपको जाकर करना होगा, और गांव में जाकर के आपको इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर की कमी पूरी हो सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको और रेशनलाइज किया जा सकता है।
4 साल का आपका या 5 साल का एमबीबीएस की डिग्री है, 1 साल और पढ़ाइए, प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस चाहिए और जाके अलग अलग हॉस्पिटल में आप काम कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम अपने बजट, हमारे पास वित्त का अभाव है तो उसको हम अन्य तरीकों से पूरा कर सकते हैं। इसमें इस बात पर बल दिया गया। इसके बाद इसमें इस बात पर भी बल दिया गया कि इनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय यही है कि इनका पेंशन स्कीम को फिर से ठीक किया जाए। जो बीच में पेंशन स्कीम इग्नोर हो रहा था, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी कंपनियां एक मुश्त पैसा 20-25-30 लाख रुपया दे रही थी और इसके सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम था वो वृद्धों को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि वृद्ध बच्चों का मां बाप है। बच्चे भले उनको मां बाप ना समझे ठीक से, लेकिन उसने बच्चों को जन्म दिया। मां के पेट में जब हम आए होंगे और पता चला होगा मां बाप को, तो खुशी हुई होगी, आप सबके मां बाप को खुशी हुई होगी। पहली बार जब पेट में आपने पैर मारा होगा तो एक अजीब खुशी की अनुभूति आपकी मां को हुई होगी, उसने आपके पापा को बताया होगा और पूरा परिवार खुश हुआ होगा। आपके पैदा लेते ही आपके मां बाप ने पहला आपके पापा को गोद में दिया होगा या मां को गोद में दिया होगा। बच्चे को गोद में लेने के बाद जो अनुभूति होती है मातृत्व और पितृत्व ग्रहण करने की, आपके मां बाप ने फील की है। उंगली पकड़ के उन्होंने आपको चलना सिखाया है। पहली बार जब आपने कुछ और भी बोला होगा, पां पां बोला होगा, तो भी पापा को लगा कि देखो पापा बोला। होता है या नहीं होता है? देखो मम्मी बोला। ये प्रेम है, ये वात्सल्य है कि वो कुछ भी बोलने लगता है कि मेरे को ही बोल रहा है। और इस तरीके से माँ बाप पाल पोस करके हमें बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद में जब माँ बाप रिटायर होते हैं और 50 लाख मिलता है और सामने आकर के बेटा खड़ा हो जाता है कि पापा एक फ्लैट खरीदना है, तो माँ बाप नहीं देगा। अरे वो तो किडनी बेच के दे दे, वो आराम से दे देता है। अरे लो बेटा तुम्हारे लिए ही तो है। और जैसे ही वो अपना 50 लाख सारा जमा पूंजी निकाल कर देता है, उसी दिन से उसके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास कुछ रहता नहीं है, उसका हाथ कट चुका होता है और वो पूरी तरह से अब परिवार पर डिपेंडेंट होता है। और उसी परिवार में एक बहू नाम की प्राणी है जो दूसरे घर से आई। वो उसका माँ बाप नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका अटैचमेंट उसके साथ उतना नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और फिर वहीं से ताना, वहीं से बहुत कुछ चीजें। और चूंकि फीमेल डोमिनेंट फैमिली हो रही है, तो जो पत्नी को पसंद है वही बात कहेंगे, वो दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे। इसीलिए रक्त संबंधी परिवार की जगह भारत में विवाह संबंधी परिवार का प्रचलन बढ़ा है, जहां परिवार के अंदर मेरा परिवार, मेरी पत्नी, लेकिन अगर मेरे रिश्तेदार कोई आए, मेरी बहन आई, मेरा भाई आया, मेरी बहन का लड़का आया, मेरे भाई का लड़का आया, तो मेरी पत्नी ने इतना गंदा मुंह बना करके चाय दिया, पानी दिया, वो दोबारा नहीं आया। और मेरी पत्नी का भाई आया, मेरी पत्नी का बहन आया, तो आया नहीं, वो रह ही रहा है यहीं पर। मेरे माता पिता के साथ पत्नी की ट्यूनिंग नहीं है, लेकिन मेरे घर में क्या बन रहा है उनसे मेरी सास को पूरा क्लियर जानकारी होती है, ससुर को पूरी जानकारी होती है, वहीं से सारा डायरेक्शन मिलता है, पूरा का पूरा हमारा फैमिली वहीं से गाइड होता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप शांत बैठे हैं, सेम काम वो अपनी बेटियों के घर पे करें, क्योंकि सिस्टम बदलता है, समाज बदलता है तो सब कुछ बदलता है। इसी को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि रक्त संबंधी या रक्त संबंधी केंद्रित परिवार की जगह विवाह संबंधी परिवार का प्रचलन बढ़ा है। और आज माँ बाप को लड़का और बहू नहीं, लड़की लोग ज्यादा देखभाल कर रही है, ज्यादा सेवा कर रही है, वो अपने यहां ज्यादा ला कर रख रही है। क्योंकि पहले मेल डोमिनेंट फैमिली होता था, और जब मेल डोमिनेंट था तो मेल के रिश्तेदार भी डोमिनेंट होते थे। पति अगर दबंग होगा घर में तो पत्नी का भाई भी दबंगई करेगा, बहन भी दबंगई करेगी, मां भी दबंगई करेगी। इसलिए बहू के लिए धरती पर सबसे खतरनाक प्राणी अगर कोई है, बाघ नहीं, शेर नहीं, भेड़िया नहीं, सास ननद, सबसे खतरनाक जानवर उनके लिए वही है। लेकिन आज वो बदल चुका है, आज वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि फैमिली सिस्टम में व्यापक बदलाव आया। हम लोग का टॉपिक है बच्चा पढ़ना है इंडियन सोसाइटी में, और काफी डेप्थ में इस तरह के प्रश्नों को पूछा गया। तो ऐसे कंडीशन में जब पूरा का पूरा बदला है, परिवार के अंदर वृद्धों को सम्मान दिलाना जरूरी है, और वो तभी होगा जब उनको उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। वो बच्चे को दे देते हैं अपना सारा पैसा और फिर बागवा टाइप दौड़ते हैं, घूमते है ना। इस 1999 की नीति में इस बात को ध्यान में रखा गया, इस बात को याद रखा गया कि इसका सॉल्यूशन निकलना। आगे हम कानून बताएंगे कि कानून इसलिए बना दिया गया कि अगर कोई माँ बाप बेटे को दे दिया अपना सारा संपत्ति और बेटा सेवा नहीं कर रहा है, तो माँ बाप को अधिकार होगा कि फिर से वापस मांग ले, दे मेरा। ये नया कानून आया। तो इस नीति के अनुसार ही आगे के सारे प्रयास किए गए हैं। तो इस नीति के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य को ध्यान में रखना। ये उद्देश्य हमारे इस नेशनल पॉलिसी के पूरे थीम को दर्शाता है। युवाओं एवं वृद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, युवाओं एवं वृद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, तथा वृद्धों के लिए औपचारिक एवं संगठित सहायता को विकसित करना। औपचारिक एवं संगठित सहायता को विकसित करना। नीति के उद्देश्य में समस्या दिख रहा है, सरकार की नजर में समस्या है ना कि वृद्ध और युवाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है। वृद्ध और युवाओं के बीच कहीं ना कहीं गैप बढ़ा है, जिसके चलते वृद्ध समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इनके मध्य कैसे सामंजस्य को स्थापित किया जाए, पहला, और इनको संगठित औपचारिक सुविधा प्रदान की जाए, दूसरा। दोनों चीजें इसमें शामिल है। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, वृद्ध व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करना, उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करना, ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्तियों के
अनुभवों एवं विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिल सके। तो दूसरी तरफ वृद्ध एक सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके। क्लियर है बच्चा? दो उद्देश्य में चार बातें आई। एक कि वृद्धों की समस्या का एक फॉर्मल सॉल्यूशन दिया जाए और उनको एक औपचारिक सिस्टम के द्वारा उनका आर्थिक, स्वास्थ्य, सब चीजों को उपलब्ध कराया जाए। और दूसरा, वृद्ध और बच्चों के बीच जो जनरेशन गैप है उसको खत्म किया जाए और सामंजस्य स्थापित किया जाए। और सेकेंड वाले में है कि वृद्धों के पास जो अनुभव है ना, उसको यूज किया जाए ताकि इससे समाज को लाभ भी होगा और वृद्ध भी एक्टिव रहेंगे, नहीं तो घर बैठे बैठे मर जाएंगे, है ना। वो एक सक्रिय जीवन जी सकेंगे। तो मैं जो पीछे चर्चा किया था वो लगभग आपके दिमाग में है। पैरा चेंज करके लिखिए। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिंदुओं पर केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं, या निम्न बिंदुओं पर केंद्रित प्रयास करने पर बल दिया गया। चलेगा? करने पर बल दिया गया, नीति है तो करने पर बल दिया गया, उसी के अनुसार किया जा रहा है। डैश 1 नंबर पॉइंट, वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत गैर सरकारी क्षेत्रों को शामिल करते हुए इसके क्षेत्र का विस्तार किया जाए। ब्रैकेट में लिखो फलतः, एपीवाई, शॉर्ट में लिख दो अटल पेंशन योजना, एपीवाई 2015 और वीवाई 2017, वय वंदना योजना 2017। प्रारंभ, मैं यहां पर थोड़ा सा याद दिलाने के लिए लिख दिया हूं, ये नीति में बल दिया गया और आगे चल के देखोगे किसी नीति के अनुसार कुछ चीजें सरकार कर रही है। क्योंकि पहले पेंशन किसको मिलता था? जो नौकरी करता था, सही हो, और फिर मिलता था गरीबों को। एक पेंशन योजना चलाई जाती थी गरीबों के लिए, जो बाद में इंदिरा गांधी पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन योजना के नाम से मशहूर हुआ। इसमें जो बीपीएल वृद्ध है उनको 300, 500, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन राज्य करती थी, केंद्र करती थी, दिया जाता था। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, जो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके वृद्धावस्था का क्या हुआ? वृद्ध की कैटेगरी, एक वो वृद्ध जो सरकारी नौकरी में है, उसको टेंशन नहीं है क्योंकि उसको पेंशन मिल रहा। एक वो वृद्ध जो गैर सरकारी काम करता है, सरकारी नौकरी में नहीं है, बिजनेस करता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, लेकिन बहुत अमीर है, उसको भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, इंडस्ट्री का मालिक है, फ्लैट से किराया 5 लाख 10 लाख महीना आ रहा है, सुरक्षित है। एक वो वृद्ध जो गरीब है, एकदम गरीब है, बीपीएल श्रेणी में है, उनका वृद्धावस्था का क्या होगा? और एक वो वृद्ध जो बहुत अमीर नहीं है और बहुत गरीब नहीं है, वो या तो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, 20, 25, 30, 40 हजार रुपया महीना कमाता है, या फिर कोई दुकान छोड़ के कमाता है 20, 25, 30, 40 हजार रुपया महीना, जो मिडिल क्लास श्रेणी से है। ये 4 कैटेगरी के वृद्ध है। जो सरकारी नौकरी वाले वृद्ध हैं उनको पेंशन मिल गया तो निश्चिंत है, उसी को और ऑर्गेनाइज किया जाए, उस पर बल दिया जाए। ये जो प्राधिकरण बनाया गया, ये जो 2013 में 2003 के बाद, उसमें केवल पेंशन को रेगुलेट नहीं करना है, उसमें पेंशन को सही ढंग से, उसमें फंड मैनेजर होता है जो वृद्धों के पेंशन को इन्वेस्ट करता है ताकि उस वृद्धों के पेंशन का मैक्सिमम फायदा वृद्धों को आर्थिक फायदा मिल सके। इस तरह का काम किया गया। जो दूसरा जो बिल्कुल गरीब है उसके लिए पेंशन योजना पहले से चली आ रही थी, यही 2 योजना थी। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी किसकी है? मध्य वर्ग की, मिडिल क्लास फैमिली की, जिनके लोग वृद्ध हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। उन्हीं के लिए इस नीति में उन पर फोकस किया गया था और उन्हीं के लिए 2015 में अटल पेंशन योजना लाई गई और दूसरा 2017 में वय वंदना योजना। अटल पेंशन योजना में कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को फुलफिल करने के लिए वय वंदना योजना लाई गई। आगे हम लोग इस योजना के बारे में पढ़ेंगे, बट यहां पर एक बार दिमाग में नीति को समझते चलो। अगला पॉइंट, गैर सरकारी क्षेत्रों की सहायता से वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। तीसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानक कर कटौतियों को बढ़ाया जाए।
मानक कर कटौतियों को बढ़ाया जाए। चौथा पॉइंट, पेंशन कोष के एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए। ब्रैकेट में, फलतः 2013 में PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन। ये पहला समझ में आ रहा, एनजीओ को यूज करके वृद्धों को स्वास्थ्य सुविधाएं क्या की जाए, उपलब्ध कराई जाए। पहला क्लियर है। दूसरा है कि इनको टैक्स बेनिफिट का लाभ जो मिलता है उसको और बढ़ाया जाए। मुझे एक फ्लैट खरीदना है, अगर मैं अपने नाम से खरीदता हूं तो 4% स्टांप ड्यूटी देना होगा। अगर मैं और पत्नी ज्वाइंट नाम से खरीदते हैं तो 5% स्टांप ड्यूटी देना होगा। और मैं केवल पत्नी के नाम से खरीदता हूं तो सॉरी, अपने नाम से 6%, ज्वाइंट नाम से 5% और पत्नी के नाम से मात्र 4%। तो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूं और पत्नी के नाम से खरीदने पर 4-5-6 लाख का फायदा हो जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि पत्नी के नाम से ही खरीद लूं। इसी बहाने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी आएगी। यूएन का रिपोर्ट कहता है कि अप्रॉक्स 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फीमेल पॉपुलेशन, और टोटल वर्क का, संसार के टोटल वर्क का 66% डन बाय फीमेल। 66% टोटल काम का महिलाओं के द्वारा संपादित किया जाता है। यानी महिलाओं का वर्किंग आवर, घर का भी काम, टोटल काम का 66% महिलाएं करती हैं। टोटल इनकम का, वर्ल्ड के टोटल इनकम का मात्र 10% महिलाओं को प्राप्त होता है, 90% पुरुषों को प्राप्त होता है। और दुनिया में जितनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से केवल 1% स्त्रियों के नाम से है और 99% पुरुषों के नाम से। तो जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, समाजवादी या मार्क्सवादी महिलावाद, जो महिला आंदोलन का एक धड़ा है, वो लिंग समानता के लिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देता है और उसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ये सब नए नए उपाय बताए। रिजल्ट, सरकार ने टैक्स बेनिफिट दिया ताकि लोग पत्नी के नाम से, स्त्री के नाम से प्रॉपर्टी खरीदे तो उनके पास एक ताकत रहेगी। यही अगर वृद्धों के लिए किया जाए और बढ़ा दिया जाए तो हमको प्रॉपर्टी खरीदना होगा तो दादाजी के नाम से खरीदेंगे, पिताजी के नाम से खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेंगे, तो घर में उनकी इज्जत बची रहेगी। ये हमारा सेकंड पॉइंट यही है। विभिन्न तरह के कोई भी चीज खरीदना हो तो उनको एक टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए टोटल ओवरऑल। और चौथा है कि पेंशन कोष के समुचित उपयोग के लिए एक नियामक होना चाहिए जो वृद्धों के पेंशन को रेगुलेट करे, और केवल रेगुलेट ही नहीं करे, ध्यान दीजिएगा यहां पर है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, उसके विकास के बारे में भी सोचे। अगर उसका पेंशन 10 लाख है और ये अथॉरिटी उसको ढंग से इन्वेस्ट कर देगी तो 10 लाख से 15 लाख हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? परिणामतः इन्हीं नीतियों के अनुरूप इन सारी चीजों का गठन किया गया। मैंने पहले ही बताया है कि पॉलिसी एक गाइडलाइन होती है और सरकार उसी के अनुसार विभिन्न योजनाओं का निर्माण करता है, कानून बनाता है, आदि आदि करता है। 5 नंबर पॉइंट, वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करना। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, एक काउंसिल बना गया और लगभग ये वही काम करता है जो आयोग करता है। ठीक है, अब एक हेडिंग डालिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, PFRDA 2003 2013, 2003 में ये स्थापित किया गया, 99 की पॉलिसी को ही ध्यान में रखते हुए, और 2013 में इसे एक संवैधानिक निकाय के रूप में दर्जा दिया गया, एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्टैब्लिश किया गया। ध्यान रखिएगा ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका काम है जो पेंशन फंड है उसको रेगुलेट करना। ये केवल वृद्धों का ही पेंशन को रेगुलेट नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट पेंशन फंड को रेगुलेट करता है और पेंशन फंड को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है। इसके 3 घटक हैं और तीनों घटक के द्वारा एक तो सारा डॉक्यूमेंट्स रखता है ये, इसके बाद आपका पेंशन है प्रति माह जो आपका कट रहा है नौकरी से, नेशनल पेंशन स्कीम जो है एनपीएस, जो एक लंबे समय से चला रहा था, आ रहा है कहो, उसकी जगह पर एक नया आ गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गया, 2024 में आया है, जो 25 में लागू होगा, बट पहले एनपीएस ही था, नेशनल पेंशन स्कीम। और इसके तहत जो भी पैसा कटता था नौकरी करने वाले लोगों का, तो मान लीजिए कि आपका पैसा कट रहा है, आप ही का पैसा है जो जमा हो रहा है, रिटायरमेंट के बाद वो आपको मिलता रहेगा, तो उस पैसे को क्यों ना बेहतर तरीके से इन्वेस्ट किया जाए।
सिक्योर इन्वेस्टमेंट, बेहतर इन्वेस्टमेंट, जो भी ऐसी संस्था है, विशेषज्ञ समूह है जो उससे सलाह लेकर के और ये आपके पेंशन के पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि पेंशन प्राप्तकर्ता को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मुहैया कराया जा सके। यही इसका काम है। आप नीचे एरो दीजिए, लिखिए पीडीएफ। ठीक है। पीएफआरडीए एक सांविधिक अथवा वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है और भारत की एक पेंशन नियामक, पेंशन रेगुलेटर के रूप में काम करता है, रेगुलेट करता है। इसको भारत सरकार द्वारा पीएफआरडीए एक्ट 2003 के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसको 2013 में एक स्वायत्त निकाय का दर्जा दे दिया गया। यह वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। वर्तमान में पीएफआरडीए के अंतर्गत नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना संचालित की जा रही है। पीएफआरडीए विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पेंशन फंड मैनेजर्स आदि की भी नियुक्ति कर सकता है, किया है, और इन मध्यस्थों के इनके माध्यम से वह हमारे पेंशन को डेवलपमेंट का काम भी करता है। पीएफआरडीए का प्रमुख उद्देश्य वृद्धों की पेंशन को सुनिश्चित करना, यही रिसर्च करता है, यही बताता है बढ़ाया जाए घटाया जाए आदि आदि सलाह भी देता है, सुनिश्चित करता है और इसे बढ़ावा देना तथा पेंशन फंडों और संबंधित मामलों की योजनाओं के लिए ग्राहकों की हितों की रक्षा करना। एक चीज ध्यान दिया होगा आपने, 99 के बाद वृद्धों के लिए पूरा अवेयर हुई है सरकार और ढेर सारे स्तर पर इनके लिए काम किया जा रहा है। पीएफआरडीए का प्रमुख कार्य, इनके 3 विंग है जिसके तहत ये काम करती है और एक चौथा भी है, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, नियुक्ति का प्रावधान मैंने पीछे लिखा भी था, के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के अंतर्गत जितने भी नौकरी करने वाले ग्राहक पंजीकृत हैं के अंतर्गत पंजीकृत ग्राहकों के सभी सूचनाओं का प्रशासन और रिकॉर्ड रखना इन्हीं के पास सारा होता है। पेंशन फंड मैनेजर्स के माध्यम से वो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो कहां किस में निवेश करना है आपके पेंशन फंड को वही सलाह देते हैं। पेंशन फंड मैनेजर्स के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ग्राहकों के फंड का निवेश करना और उनका प्रबंधन करना, क्लियर है, मैनेजमेंट करना। तीसरा, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ग्राहकों द्वारा केवाईसी दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र को प्राप्त करना और उनका विश्लेषण करना। और चौथा है मध्यस्थ संस्था, ट्रस्टी बैंक, एक मीडिएटर इंस्टीट्यूशन है, के माध्यम से पूरे देश से नेशनल पेंशन स्कीम के लिए धन को प्राप्त करना ताकि सुचारू रूप से इसको चलाया जा सके। ओके, और अब आ जाइए, अभी है 10 मिनट टाइम। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। लिख लिया आपने हेडिंग? हमारे 1999 की नीति में लास्ट पॉइंट यही था कि वृद्धों को उनके बच्चों से भरण पोषण की व्यवस्था करवाना, और इस कानून का यही मुख्य उद्देश्य है कि 90 दिनों के भीतर किसी भी परित्यक्त माता पिता या सीनियर सिटीजन, माता पिता अलग है, हो सकता है 59 साल के हो, तो क्या उनका भला नहीं किया जाएगा? एक्सीडेंट हो गया हो, किसी न किसी कारण से नौकरी नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, माता पिता का देखभाल करना बच्चों का कानूनी दायित्व है। तो परित्यक्त माता पिता और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, इनको 90 दिनों के अंदर में सुरक्षा उपलब्ध करवाना। अभी नहीं कि मां बाप चिल्ला रहे हैं और बाल बच्चा वैल्यू नहीं दे रहा है, अलग इसके लिए पूरा सिस्टम बना दिया गया और 90 डेज के अंदर इनको पूरी सुरक्षा इस कानून के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। इनको क्या अधिकार दिया गया इस कानून में? तो अगर कोई बच्चा मां बाप की देखभाल नहीं कर रहा है, उनका संपत्ति ले लिया है, कब्जा कर लिया है, ये गैर कानूनी है, अपराध है। आप पैतृक संपत्ति, पीछे की संपत्ति, मां बाप की संपत्ति लेते हो तो आपका धर्म है कि आप उनकी देखभाल करो। दूसरा, यदि मां बाप ने, एक बात याद रखना, मां बाप की संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अंतर है, ध्यान देना। अगर आपके माता पिता के पास 1 करोड़ की, 2 करोड़ की संपत्ति है, राइट, जिसमें से 1 करोड़ आपके माता पिता ने कमाया है और 1 करोड़ दादा परदादा की तरफ से हस्तांतरित होकर आया है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहता है कि जो दादा परदादा की तरफ से 1 करोड़ की संपत्ति हस्तांतरित होकर आया है, उस पर बच्चों का प्रॉपर अधिकार है और वो मां बाप के जिंदा रहते हुए भी बच्चे उस प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं, बंटवारा कि बाप मेरा बांट दो हिस्सा, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे में, मुझे अलग कर दो, जैसे भाई भाई में बंटवारा होता है ना, वो हिस्सा ले सकता है, बंटवारा करवा सकता है, यानी आप चाहो तो बंटवारा करा सकते हो, मां बाप से लड़के वो हिस्सा अपना जो भी होगा वो ले सकते हो और अपना अलग रह सकते हो। लेकिन जो मां बाप ने अर्न किया है प्रॉपर्टी, उस पर एब्सोल्यूट राइट मां बाप का ही है, उन्हीं का है। आप लाख कोर्ट में जाओ, चवन्नी नहीं मिलेगा। मां बाप का मन करता है कि हम किसी नौकर को दे दे, दान कर दे, किसी को भी दे दे, तो उसको ये राइट है कि वो देगा, भले आपको पैदा किया है, आपको चवन्नी लेने का अधिकार नहीं।
मेरी बात समझ में आ रही है? वो माँ बाप का पैसा है, वो उनका कमाया हुआ पैसा, और वो सीधे किसी को भी दे सकता है। यदि माँ बाप मर जाते हैं और विल नहीं बनाते, विल समझते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो पैतृक संपत्ति में काउंट हो जाएगा और फिर उस पर उनके बच्चों का लीगल राइट हो जाएगा। लेकिन यदि मरते समय उन्होंने विल बना दिया और एक बेटा एक बेटी है, 80% बेटा को दे दिया, 20% बेटी को दे दिया, पूरा बेटी को दे दिया, बेटा को कुछ भी नहीं दिया, महिलाओं के भी सारे अधिकार यहां सीमित हो जाते हैं, क्योंकि उसके विल पर डिपेंड करता है कि वो कितना अपने बच्चों को देता है, या किसी को नहीं दिया, किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, भांजा को दे दिया, भतीजा को दे दिया, विल बना दिया तो फिर उसी का होगा, आपका कोई राइट नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही मर गया तो फिर आप उसके संपत्ति के हिस्सेदार बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ कंसेप्ट? ये है हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 से जो बनाया गया। उसमें बस केवल लड़कियों को पैतृक संपत्ति में लड़कों के समकक्ष पूरी तरह से बराबर का अधिकार दिया गया। पहले भी दिया गया था, 1956 में भी दिया गया था, लेकिन कंडीशनल था। यदि लड़की कुंवारी रह जाती है तो पैतृक संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार होगी, यदि लड़की तलाक ले लेती है तो बराबर के हिस्सेदार होगी, लेकिन यदि लड़की ससुराल में जाकर एडजस्ट कर गई वहां पर तो फिर उनको वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह के कंडीशनल थे। महिला आंदोलन ने पूरा लंबा चौड़ा आंदोलन लंबे समय तक किया और कहा कि अंतर क्यों भाई, 100% बराबर किया जाए, जैसे दो भाइयों में होता है बराबर, वैसे 100% बराबर किया जाए। तब जाकर के 2005-6 में जो अधिकार अधिनियम बनाया गया उसमें 100% बराबर किया गया, बट उसमें भी 0.1% का किंतु लगा दिया गया था, जिसको कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस किंतु को भी पूरी तरह से खत्म किया। कि काहे का किंतु? तो जब महिला हम लोग पढ़ेंगे तो उनके बारे में क्या क्या प्रोविजन है हम लोग देखेंगे। ये कहानी क्लियर हो गई। अब इसमें कह रहा है, इस कानून में कह रहा है कि माता पिता को अपने बच्चों से, अगर बच्चा उनके संपत्ति को लेकर बैठ गया है, रख लिया है और उनका भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो बच्चों का माँ बाप का अधिकार, चाहे नहीं भी लिया है तो भरण पोषण तो करना ही होगा। अगर संपत्ति लेके बैठ गया है और भरण पोषण नहीं कर रहा तो संपत्ति वापसी का प्रावधान। माँ बाप कहेगा कि 1 करोड़ का मेरा लिए हो दे, और वो देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ लेकर के बेटा अपने नाम से फ्लैट खरीद लिया है तो माँ बाप के नाम से आ जाए। काफी सुरक्षा दिया गया ना, डर हो जाएगा ना माँ बाप को, बच्चे लोगों को कुछ गड़बड़ करेंगे तो बुढ़ा अगर कहीं कुछ कुट में चला गया तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा वैल्यू देंगे, थोड़ा भाव देंगे। मान लो कोई संपत्ति नहीं दिया हो बच्चा, तब क्या माँ बाप करेगा? बूढ़ा खाली है, कोई ताई नहीं, अगर बुढ़ा खाली है, 1 भी रुपया बच्चे को नहीं दिया, कुछ भी नहीं कमाया, और बच्चा अपना किसी तरह से संघर्ष करके कमाने लगा, तो कहेगा बुढ़ऊ तुमने हमको क्या दिया, अब तुम्हारा हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे को, बूढ़े को अधिकार होगा कि वो अपने बच्चों से अपना भरण पोषण प्राप्त कर सके, और प्रति माह 10,000 तक इसके लिए एक नियामक संस्था रहेगी जो बुढ़ों की तरफ से लड़ेगी, जहां पर बुढ़ा केस करेगा और 90 दिन के अंदर में उसको व्यवस्था दी जाएगी, और प्रति माह 10,000 तक जो बच्चे होंगे उनको देना पड़ेगा उनके भरण पोषण के लिए। क्लियर है? मान लो बच्चा नहीं है, तब बूढ़ा कहां जाएगा? तो इस कानून में कहा गया है कि बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, रिश्तेदार है ना। मान लो कि मैं वृद्ध हो गया, मेरा कोई बच्चा नहीं है और मेरे पास कोई संपत्ति भी नहीं है, एक छतरी है, ओके, छतरी ही है मात्र, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और मेरे पिताजी भी अकेले भाई, मेरे पिताजी के पिताजी 2 भाई थे, उनका जनरेशन है, मैं उनके ऊपर दावा कर सकता हूं, क्योंकि यह देखा जाएगा कि यदि मेरे पास संपत्ति होती तो मेरे डेथ के बाद उस संपत्ति का मालिक कौन होता, तो जो नजदीकी रिश्तेदार होता वही होता। तो चचेरे चाचा जी या चचेरे चचेरे भाई जी, हमारे मरने पर छतरी आप ही की होती। इसलिए आपका कानूनी दायित्व है कि आप हमारा भरण पोषण करें। रिश्तेदार सिर पिट लेगा, ये कहां से फंस गया, रिश्तेदार सिर पिट ले, बट वृद्धों को कहीं कोई परेशानी नहीं। पिक्चर समझ में आ गया? इस तरीके से वृद्ध को पूरा सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है, और 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया। अभी 2007 के कानून में बच्चे मतलब अपना बच्चा, सगा बच्चा, सौतेला बच्चा और दत्तक बच्चा। तो मैं वृद्ध हूं और मेरा सगा बेटा है, उन पर भी मैं भरण पोषण का दावा कर सकता हूं, सौतेला है उन पर भी कर सकता हूं, और जो दत्तक गोद लिया हुआ है उस पर भी कर सकता हूं, और रिश्तेदारों पर। लेकिन 2019 के कानून में वृद्धों को और ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, उसमें संशोधन किया गया, इतना ज्यादा कि वृद्ध को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 19 वाला कानून कल पढ़ेंगे और लिखवाएंगे भी कल। सो थैंक यू, कल हम लोग मिलते हैं और कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। स्कोप अब खत्म हो गया ज्यादा पढ़ाने का, ठीक है। तो थैंक यू ऑनलाइन।